खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की चौसर बीत चुकी है। 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिनके लिए कल से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। सीटों के गणित को देखें तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की पूरी संभावना है, जबकि भाजपा को 1 सीट आसानी से मिलने जा रही है। चौथी सीट के लिए जंग जोरदार होगी। हालांकि कांग्रेस कैंप में संख्या बल मजबूत है, क्योंकि करीब 126 वोट कांग्रेस खेमे में माने जा रहे हैं, जबकि भाजपा को सेंध लगाने की उम्मीद है। अगर भाजपा दूसरा प्रत्याशी खड़ा करती है तो पहली वरीयता के 41 यानी 82 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में भाजपा को दूसरी सीट के लिए 8 वोट तोड़ने होंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितनी सीटों पर बाजी मारेगा, लेकिन राज्यसभा का दंगल शुरू हो चुका है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। बिल्कुल कांग्रेस 4 सीटों में से 3 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के अंतर्द्वंद के कारण से हम अपनी रणनीति समय पर प्रकट करेंगे। तो कांग्रेस 3 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो भाजपा भी 2 सीटें कब्जाने की बात कह रही है। और इसी खास मुद्दे पर चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी विधायक अनिता भदेल जी, आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप नेता देवेंद्र शास्त्री जी भी हैं, सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हैं, और साथ ही चर्चा में शामिल हुए हैं ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो 4 सीटों का गणित जो बयां कर रहा है वो साफ नजर आता है कि जो कांग्रेस के साथी हैं, अगर वो साथ रहे तो तीसरी सीट भी कांग्रेस के लिए आसान होगी। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है, और दावा के हिसाब से अगर हम बात करें तो 8 वोट उसे और चाहिए, जो कि सेंधमारी की बात कही जा रही है। श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने जो बात का जिक्र किया और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि वो दावा ऐसा कर रहे हैं, दावे हैं, दावों का क्या, ये बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी इस बात को लेकर प्रयास किया था। जो ओंकार सिंह लखावत जी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, वो एक साथ में नामांकन नहीं किया गया था, उसके बाद में उन्होंने नामांकन किया और उन्होंने कहा था कि ये मन की अपील है, मन का वोट है और निश्चित रूप से हम 2 लोग जीत के जाएंगे। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ ये दावों के विचार पे करती है, ये जरूरी जानना ये है कि आखिर वो किस आधार पे दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही आधार है, या तो जो केंद्रीय जांच एजेंसियां या फिर धन बल और भय बल के आधार पे भारतीय जनता पार्टी विचलित करने का प्रयास करती है। जब पहले अन्य राज्यों में चुनाव हुए थे, उस समय पे उन्होंने ऐसा प्रयास किया, कुछ जगह पे उन्हें सफलता मिली, लेकिन राजस्थान की धरा से आज तक इस लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं हुई जो राजस्थान का जो जनप्रतिनिधि है वो भय से डर जाए या किसी प्रलोभन में बिक जाए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दावे और जुमले बड़े करती है, उनका कहीं पे कुछ होने वाला नहीं है। राजस्थान के अंदर जो बीटीपी है, लेफ्ट है, ये जो दूसरे दल के जो लोग हैं, वो हर परिस्थिति जब भी आई है, जब तय करना हुआ है, तो वो कांग्रेस के साथ में खड़े हुए नजर आए। इसलिए राजस्थान से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीत के जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या बल के आधार पर 1 सीट लेके जाएगी। चलिए ठीक है, ये आंकड़ों की हम बात करें, लेकिन इसी पर एक रिएक्शन अनिता भदेल जी से भी ले लेते हैं। अनिता जी, अभी आपने सुना आरसी जी ने क्या कहा, और एक बात है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें, अगर राजेंद्र राठौर की बात करें, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम दूसरी सीट जीत कर आ रहे हैं। लेकिन जब संख्या बल नहीं है तो फिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि सेंधमारी कर लेंगे, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 8 वोट के लिए? श्वेता जी, कांग्रेस के पास भी तो संख्या बल नहीं है ना, सरकार बनाई थी तब, लेकिन इन्होंने जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ली, है ना। आज निर्दलीय समर्थन में है, बीटीपी समर्थन में है, तो पूर्ण बहुमत तो है नहीं कांग्रेस के पास, बाहर के समर्थन से ये सरकार चल रही है। तो जो आरसी चौधरी जी कह रहे हैं, ये जो इन्होंने कहा है, इन्होंने ही साबित किया है राजस्थान में करके। तो जो करके साबित कर देता है वो अपने मुख से नैतिकता से कह नहीं सकता। इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्द्वंद है, जिस तरह से जो लोग समर्थन दे रहे हैं उनमें विरोध है,
अभी आपने देखा नहीं क्या, डूंगरपुर के विधायक महोदय ने इस्तीफा भेज दिया है ना, मलिंगा जी को जेल में डाला है। उन सब चीजों से जिस तरह से कांग्रेस झगड़ रही है, जिस तरह से उनके समर्थकों के काम नहीं हो रहे, शुरू में आप जरूर लालच दे सकते हैं, काम का समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अब सरकार का उत्तरार्ध शुरू हो गया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि नाराजगी कांग्रेस के अंदर ही विधायकों में है और वो साथ देंगे बीजेपी का, और इसीलिए आप लोग कॉन्फिडेंट है कि दूसरी सीट भी मिलेगी? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, दूसरी सीट भी मिलेगी, 200% दूसरी सीट भी मिलेगी। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, कॉन्फिडेंट दोनों है, कांग्रेस तीसरी सीट के लिए और बीजेपी कह रही है दूसरी सीट के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जो आंकड़ों की बात की जाती है, और आंकड़ों के अलावा नाम भी बेहद अहम रहेंगे कि आखिर उम्मीदवार होंगे कौन राज्यसभा के। देखिए, एक चीज तो साफ है जी कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि राजनीति जो है खरीदार और बिकने वालों के बीच में सिमट रही है, और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का जो इतिहास है उसमें पूरी तरह से साबित किया है। आप तमाम राज्यों में देख लीजिए, कांग्रेस बिकने को तैयार है, भारतीय जनता पार्टी खरीदने को तैयार है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, और ये दोनों पार्टियां खुले तौर पे इसके लिए तैयार बैठी हैं। कांग्रेस कोशिश करेगी कि उसको तीसरी सीट मिल जाए, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस कि वो कांग्रेस में से 8 वोट ले लेगी। किस आधार पे लेगी, मुझे बताइए, कौन सी नैतिकता है जिसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट चला जाएगा? केवल एकमात्र है, वो है पैसा। इस चुनाव में आप देख लेना, अगर कुछ खरीद फरोख्त होती है और ये वोटों का इधर उधर होता है, तो ये पूरा का पूरा खेल पैसे का खेल होगा, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि ये खरीद फरोख्त का सिलसिला बंद होना चाहिए। यही इस देश के और प्रदेश के जो राजनीतिक माहौल को गंदा करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे करके ये लोग प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि जनता इसको देख रही है, जनता इसको नोट कर रही है, और आने वाले चुनावों में इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी। ये जो खरीद फरोख्त का सिलसिला चला रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा, और जनता इनको इसका जवाब देगी। ठीक है, जनता जवाब देगी। लेकिन सुधांशु जी, खरीद फरोख्त की बात होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, और राज्यसभा चुनावों के दौरान कई बार देखने को मिला है अक्सर ही, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीत माने रखती है कि अपना कैंडिडेट यहाँ पर जीत जाए। इस पर क्या कभी विराम लग सकेगा? और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम राजस्थान के आंकड़ों की बात करते हैं, जिस तरह की चौसर बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, दावे सभी के हैं, उम्मीद क्या नजर आती है? किसके लिए ज्यादा मुश्किल रहने वाली है? देखिए श्वेता, जो संख्या बल है उस आधार पर तो सीधे सीधे 2 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाती नजर आ रही है। लेकिन जो चौथी सीट है उस पर जब दोनों ही दावा करेंगे तो वाजिब सी बात है कि बहुमत तो किसी के पास नहीं उस सीट के ऊपर, तो फिर क्या होगा? जोड़ तोड़। तो जोड़ तोड़ की जब राजनीति होती है, जैसे अभी आपके हमारे सामान्य सदस्य ने कहा कि जब जोड़ तोड़ होगी तो फिर आशंकाएं जन्म लेंगी खरीद फरोख्त की। हालांकि हम इस मंच पर सीधे तौर पर जो है ये इस तरह का सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन एक जो है वो प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि क्या कांग्रेस विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी को जाके वोट डाल आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं वो कांग्रेस को वोट डाल आएंगे? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही, और चौथी सीट पर भी कोई जीतेगा या कोई हारेगा। तो जब जीत और हार होगी तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो प्रश्न है वो खड़ा होता है कि किस तरह से आप सामने वाले वोटर्स को लुभाएंगे। ये तो संख्या बल है कि किसी को 8 चाहिए और किसी को 11 चाहिए या 12 चाहिए, लेकिन बात घूम फिर के फिर वही आएगी कि चौथी सीट पर जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो घमासान होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरा उम्मीदवार उतारती है तो ये तय है कि फिर उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी। एक खबर जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रीट में ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरा उम्मीदवार उतारती है तो फिर बाड़ेबंदी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि दूसरी सीट पर अगर भाजपा को जीतना है तो फिर बाड़ेबंदी होगी और कांग्रेस भी बाड़ेबंदी करेगी। तो एक जो प्रश्न है ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या चौथी सीट के लिए दोनों पार्टियों में बाड़ेबंदी होगी? तो मुझे लगता है कि कल जैसे नामांकन भरा जाएगा, इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, वैसे वैसे राजनीति जो है वो ना सिर्फ गर्म होगी बल्कि जोड़ तोड़ की राजनीति है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं आज सुबह से सभी विचारधारा के या दलों के जो नेता हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि हम
जो है 100% अभी जो है वो दूसरी सीट जीतेंगे। अनीता जी ने कहा है कि हम 200% दूसरी सीट जीतेंगे। तो ये जो जीत का दावा जो हो रहा है, यही जो है वो सवाल खड़े कर रहा है कि आप संख्या बल चौथी सीट पर कैसे लाएंगे। बिल्कुल योगेश जी, जीत के दावे किए जा रहे हैं, आंकड़े जुटाने की बात यहाँ पर की जा रही है और सभी कॉन्फिडेंट है कि हम तो जीत कर आ रहे हैं, लेकिन उससे हम यहाँ पर ये हो जाते हैं क्योंकि नामांकन भी अब शुरू होने वाले हैं, कैंडिडेट कौन होगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें, राजस्थान सेफ स्टेट उनके लिए है और कई बड़े ऐसे नामों की भी चर्चा हो रही थी कि वो उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में लड़ाया जा सकता है। श्वेता, कांग्रेस से 2 कैंडिडेट बाहर से आने की संभावनाएं हैं जी। एक कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो राज्य से भी हो और केंद्रीय राजनीति में भी हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है एक विशुद्ध रूप से दिल्ली से कैंडिडेट आएगा। और कौन होगा ये अलग बात है, कई नाम उसमें चर्चा में है, गुलाम नबी आज़ाद, शैलजा, अविनाश पांडे, ऐसे कई नाम चर्चा में है, रणदीप सुरजेवाला, इधर भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी है, रघुवीर मीणा का है, प्रियंका गांधी को लेकर भी लग रहा है क्या कि राज्यसभा? प्रियंका गांधी को लेकर अभी तक कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा में भेजा जाए, क्योंकि अमूमन गांधी परिवार लोकसभा चुनाव लड़कर ही संसद में प्रवेश करने का मादा रखता है या इच्छा रखता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है चुनाव की जी, अगले साल विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले ये जो राज्यसभा के चुनाव है ये माइलस्टोन साबित होंगे किसी भी दल के लिए। अशोक गहलोत चाहेंगे कि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएं और वो आलाकमान को ये बता सके कि मैं 3 सीटें जिताकर आपकी झोली में लेकर आया हूँ। 2 सीटें कन्फर्म कांग्रेस की आ रही, लेकिन तीसरी सीट जिसे हम चौथी सीट कह रहे हैं उसके लिए जंग होगी। और जंग किस तरह की होगी, और यहाँ पर अपने कुनबे को एक रखना होगा। सचिन पायलट का जो धड़ा है, सचिन पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वो पूरी तरह साथ देंगे, कांग्रेस की एकता बनी रहेगी? ये कई सवाल हैं जो इस वक्त कांग्रेस के अंदर गहराई से पैदा हो चुके हैं। और अब एक रखने के लिए अशोक गहलोत को और कांग्रेस आलाकमान को कितना जतन करना पड़ेगा। बीजेपी क्यों दावे कर रही है? बीजेपी इसीलिए कर रही है कि बीजेपी सोच रही है हम कांग्रेस में सेंध लगा दें, लेकिन बीजेपी को भी सचेत रहना होगा कहीं कांग्रेस के रणनीतिकार वहां सेंध नहीं लगा दे। आपने देखा होगा जब कांग्रेस में बाड़ेबंदी हुई थी तब बीजेपी के विधायक, खास तौर से ट्राइबल एरिया के जो विधायक है वो कूच करने की तैयारी कर चुके थे और हाथों हाथ चौपर भेजा गया था राजस्थान की बीजेपी की तरफ से और उन्हें गुजरात ले जाया गया था। तो कई ऐसे बातें ऐसे, ये ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ही गलत हो सकता है। बीजेपी के अंदर, बीजेपी में हुआ क्रॉस वोट, हमने देखा पिछले राज्यसभा के चुनाव में कि बीजेपी के अंदर क्रॉस वोट हुआ और सबने देखा। और ये कहा जा सकता है कि 1-2 क्रॉस वोट हुए थे, एक को साफ तौर पर इंगित कर दिया गया और दूसरे पे कांग्रेस ने ज़्यादा अपोज नहीं किया। कांग्रेस के जो सचेतक थे दोनों, लेकिन फिर भी क्रॉस वोट की पूरी जो संभावना थी वो 2 क्रॉस वोट की थी और कांग्रेस 1 रही। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि इस बार किस तरह का पैरामीटर्स कांग्रेस पार्टी के रहते हैं जिन पर वो राज्यसभा चुनाव में उतरेगी। आरसी जी, जो डाउट अभी यहाँ पर जाहिर किया है योगेश जी ने कि एक साथ सबको रखना भी एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए, भले आप लोग बार बार बात कहें कि हम सब एक हैं, जो भी कुछ पहले हुआ वो पुरानी बातें थी, बीती बातें थी, लेकिन फिर भी कितना चैलेंजिंग रहेगा और क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं उसका समाधान कर सकेंगे कांग्रेस नेतृत्व? क्योंकि कांग्रेस तो है ही, लेकिन साथ साथ जो आपके समर्थक जितने हैं दूसरे, वो भी क्या एज इट इज रहेंगे कांग्रेस के साथ या जा सकते हैं कोई? क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो ये कहता है कि संपर्क में तो कई लोग होंगे, तभी वो 8 वोटों का जिक्र कर रहे हैं कि वो जीत के लाएंगे 2 सीट। श्वेता जी, निश्चित रूप से मैं योगेश जी की बात की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये पूरा जो राज्यसभा का चुनाव है वो आंकड़ों की गणित है और आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से तय हैं। 2 कांग्रेस पार्टी के सीधे जा रहे हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी के जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 71 सीटें हैं, 3 जो आरएलपी के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में थे, लेकिन वो आज भारतीय जनता पार्टी के खुली खिलाफ में है। एक भी विधायक ऐसे बता दे जो खुल के ये कह रहे हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के पास में जाएंगे 71 के अलावा जो भी बेहतरीन विधायक, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है वो कांग्रेस के नेताओं के प्रति सिंपैथी नजर करती हुई आई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिंपैथी उन्हें कोई फायदा देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बाई हुक एंड कुक सिर्फ 2 ही प्रयास होते हैं उसके पास में, लोगों को या तो एजेंसी के नाम पे डराना या फिर पैसे के लोभ और लालच में देना। राजस्थान के अंदर ये पहले भी मंसूबे सफल नहीं हुए, उन्होंने फुल प्रयास किया था और ये आगे भी नहीं होंगे। रही बात तीसरा, जो आम आदमी की पार्टी के लोगों ने बोला एक बिकने को तैयार है, एक खरीदने को तैयार है। निश्चित रूप से आम आदमी का आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हो,
अच्छी बात है, इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आम आदमी की प्रेजेंस दिखाती है। लेकिन आम आदमी तो खुद अपनी टिकट बेच देती है। जो बड़े उद्योगपति है, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, अपने कार्यकर्ताओं किस आधार पर इग्नोर करके वो लेके आए, इसलिए इनको चर्चा करने का मुझे लगता है कोई सार्थकता नहीं है। लेकिन मैं ये इतना तय कर सकता हूं कि ये जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, गणित है, वो सब कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। जो 13 निर्दलीय विधायक हैं, वो उनमें से एक विधायक बता दें कि वो ये कहें कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ में यानी जाना जो है। कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस के साथ ही है और वो नजर भी आएगा राज्यसभा। लेकिन आपने जो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाया उस पर एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे देवेंद्र शास्त्री जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को ये खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार के बारे में किसी को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे पैरामीटर्स बहुत ओपन है। अरविंद जी का और आम आदमी पार्टी का पूरा मॉडल जो है पूरे देश में सबको पता है और इसी के आधार पर, इसी के ईमानदारी के आधार पर ही हम जनता के बीच जाते हैं और हम ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि अगर हम काम करते हैं जनता के लिए तो वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। आपकी अगर औकात है और हिम्मत है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो जाकर के कोई नेता बोले, ईमानदारी के आधार पर बोले कि भाई हम काम करते हैं तो हमको वोट दें। आम आदमी पार्टी को खरीद फरोख्त के बारे में सर दिल्ली में 2 सीटों पे, दिल्ली में 2 सीटों पे जो राज्यसभा का टिकट दिया गया उस पर सीधे सीधे ही आरोप लगे कि 50-50 करोड़ में सीटें भी की। तो और दोनों ही जो है आपने एक ही समुदाय के लोगों को दिया जो एक ही प्रोफेशन से करते थे। तो वो जो आरोप थे उसके ऊपर तो आज तक भी जो है वो जवाब नहीं आया। राज्यसभा में आम आदमी चाहे जो लगाए जा सकते हैं, आम आदमी आरोप नहीं, ये सत्य है, सामने है। वो आपके कार्यकर्ता थे क्या? आपने नहीं है क्या? ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं, कौन से लगा रहे हैं दूसरे आरोप पे? काम करते हैं, किस पार्टी के लिए काम किया? कौन सी मतलब आपकी पार्टी के सदस्य नहीं रहे और सब चीजें नहीं रही, लेकिन आम आदमी खुल के डील करती है, खुल के बेचती है। चाहे राजस्थान में कार्यालय के ओपनिंग पे हो, चाहे किसी दूसरी जगह पे हो, आपके यहाँ पे तो अनैतिक तरीके से पैसे कमा के आने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है आपके साथ में। जो काबिलियत थी उसके आधार पर वो टिकट दिया गया और उसी के आधार पर जितवाया भी गया। अनिता बघेल जी, जाति धर्म में विश्वास नहीं करती। अनिता बघेल जी, बीजेपी से कैंडिडेट को लेकर भी कुछ है, क्योंकि ओम माथुर एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, राजस्थान से थे राज्यसभा में, क्या उनको दोबारा रिपीट किया जा सकता है? नामों को लेकर कोई बातचीत या कुछ बताना चाहेंगे आप, या भी सब टॉप सीक्रेट? देखिए श्वेता जी, नाम तय करने पर तो मैंने जैसे बताया कि ये एक रणनीति के तहत होने वाला है और इसको केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड है वहीं से स्वीकृति आने वाली है। पर मैं आम आदमी पार्टी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी जो बात कही है कि हम ईमानदारी के नाम से वोट मांगते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपकी ईमानदारी जो है वो वहाँ कहाँ है? पंजाब में कहाँ है? दिल्ली में कहाँ है आपकी ईमानदारी? किस तरह से आपने कुमार विश्वास जी ने आपके अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगाए हैं, अनिता जी, क्योंकि स्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। अनिता बघेल जी, अनिता बघेल जी, अभी आरसी जी को भी आपने सुना कि वो तो कॉन्फिडेंट है, आपने कहा कि नाराजगी है विधायकों के अंदर, वो साथ आएंगे बीजेपी के। क्यों साथ आएंगे बीजेपी के? सरकार कांग्रेस की है, सब एकजुट होकर जिताना चाहेंगे कि हमारे तरफ से ही राज्यसभा में कैंडिडेट जीत कर जाए? मैंने कहा ना, सरकार जी भाई निर्दलीय विधायक भी तो है और वो निर्दलीय विधायक ने कांग्रेस पार्टी को आजमा करके देख लिया है। 4 साल से वो आजमा रहे हैं कि क्या उनको मिला है, लेकिन विरोध और कैसे उनकी विधानसभा में विकास के काम हुए। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, जाति की राजनीति नहीं करती। आने वाले अभी तो नॉमिनेशन है मैडम, अभी तो नॉमिनेशन है, देखिए आगे आगे होता है क्या। नहीं, अगर नाराजगी सरकार से होती तो निर्दलीय जो विधायक है वो तो सामने आकर बोल देते कि भाई इस बात से नाराजगी है और आप निर्दलीय विधायकों पर ध्यान नहीं दे रहे, हमारे क्षेत्र में काम नहीं करा रहे। ऐसा तो कोई विधायक आया नहीं, तो फिर राज्यसभा में ही नाराजगी क्यों व्यक्त करेंगे? ऐसा क्यों लगता है अनिता जी? बोल रहे हैं मैडम, निश्चित रूप से नॉमिनेशन को पूरा होने दीजिए। मैं निर्दलीय विधायकों की नाराजगी की बात कर रही हूँ, मैं साथ में कांग्रेस के विधायकों की भी नाराजगी की बात कर रही हूँ कि किस तरह से वो अपने सरकार से नाराज और किस तरह से उनके लोग पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हम कि किस तरह से राजस्थान में जिस तरह से 2 गुट पूरी तरह से बटे हुए हैं। देखने में ऊपर से दोनों एक जरूर लगते हैं, लेकिन अंदर से किस तरह से ठीक है, पूरा प्रदेश जानते हैं, खुद दोनों गुट भी जानते हैं। ठीक है आरसी जी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जानती है कि राजस्थान से 25 सांसद गए,
25 के 25 सांसद मौन हो जाते हैं। धौलपुर और करौली के सांसद मनोज राजौरिया जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं पकड़िए ARCP का डंडा और कहिए कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। ये जानते हैं कि 25 सांसद बोल नहीं सकते, तो लोकसभा तो मौन हो सकती है, लेकिन उच्च सदन के अंदर तो बोलने वाले लोग जाने चाहिए। इसलिए राजस्थान के तमाम नेता इस चीज के प्रति प्रतिबद्ध है कि वहां पे राजस्थान की आवाज मुखर हो, इसलिए वो सदैव कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, पहले भी खड़े रहे और आगे भी होंगे। हम चाहते हैं कि जो 25 सांसद अपना दायित्व नहीं निभा पाए, लेकिन राज्यसभा में हम भेज के मनमोहन सिंह जी भी तो है राजस्थान से, आपके मनमोहन सिंह जी भी तो है, ARCP पे कुछ बोले हैं क्या राज्यसभा में? बोलते हैं हमारे केसी वेणुगोपाल जी बोले हैं क्या? तभी तो पता चलता है कि नीरज डांगे जी बोले हैं क्या? एक भी बार नहीं बोले, अनिता जी, एक भी बार नहीं बोले, हमारे जो लोग हैं तभी तो बोलने लगे। नहीं बोले आपने लोकसभा में कभी राजस्थान के हक की आवाज उठाई क्या? राजस्थान के सांसद खड़े होकर बोलते हैं क्या? बीजेपी का कोई सांसद राजस्थान के हक और हक की बात करता है क्या? आप जोर से बोल करके आवाज को दबा नहीं सकते हैं। जिस तरह से आपका व्यवहार है इस चैनल पर, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से आतंक डूबी हुई है सरकार कांग्रेस की। ठीक है अनिता जी, इस वजह से बात आपकी भी सुन ली है, योगेश जी काम नहीं हो रहे हैं। योगेश जी, बोलने वाले कैंडिडेट को भेजना चाहिए, अब राज्यसभा में वो बात रखे, लेकिन अभी तो प्राथमिकता इन सभी की यही रहती है कि हमारा कैंडिडेट जीत जाए, जो भी फाइनल होकर आता है। लेकिन जो वजह यहाँ पर अनिता जी बता रही है कि नाराजगी है, निर्दलीय भी साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के भी अंदर की नाराजगी है, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है क्या अंदरूनी तौर पर? देखिए, जो 13 निर्दलीय विधायक है जी, वो अभी तक अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। कोई भी किसी भी विधायक ने ये नहीं कहा कि हम खिलाफ में हैं। कांग्रेस के जो विधायक गणेश घोगरा, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम इस्तीफा दिया। टेक्निकली अगर वो पद छोड़ना चाह रहे थे तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के नाम इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने अपनी डिमांड रख दी है, उन्हें मना लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो बीते दिनों जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने एक एक विधायक को उसके फंड के अनुसार जो मदद की है उसके विधानसभा क्षेत्र में, ये सब चीज़ें ऐसे चुनाव में नोटिस की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लीडर्स और कार्यकर्ता सोचते हैं कि हमारा राज्यसभा सांसद ऐसा आना चाहिए जो स्थानीय हो, जो प्रवास करे और चुनाव के दौरान उसके जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के अनुसार हो। और ऐसा ही कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ता सोचते हैं कि कैंडिडेट ऐसा आना चाहिए जो राजस्थान की राजनीति में और अगले चुनाव में उसका उपयोग किया जा सके। बिल्कुल। और सुधांशु जी, क्योंकि अगर हम ओवरऑल भी देखें, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करें तो भी प्लस में यहाँ यूपीए को जाना है और माइनस में यानी सीट जो कम होगी वो एनडीए की होनी है, बीजेपी की होनी है। और राजस्थान में भी यही हालात है कि कांग्रेस को मिलना है और खोना है तो बीजेपी को, क्योंकि 4 सीट उनके हाथ में थी। अब ओवरऑल अगर हम बात कर ले राजस्थान की, जिस तरह से रणनीति की बात की जा रही है, अपने अपने तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मुश्किल ज्यादा किसके लिए है? देखिए श्वेता, दोनों ही पार्टियों की साख जो है वो दांव पर है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव में जाना है। अशोक गहलोत की जो रणनीति है उस पर वो भी दांव पर है। क्योंकि अशोक गहलोत पिछले 4 साल से यहाँ सरकार चला रहे हैं और अगर तीसरी सीट वो जीत लेते हैं, जैसे करिश्मा वो गुजरात में करके आए थे, अगर वो करिश्मा गुजरात में, हम सब जानते हैं कि अहमद पटेल को अशोक गहलोत की किस रणनीति के तहत जो है वो चुनाव जितवाया गया और गुजरात में मोदी और शाह के घर में जो है उन दोनों को मात दी गई। अगर अशोक गहलोत उस रणनीति को राजस्थान में जो है वो इम्प्लीमेंट मतलब उसको कर देते हैं तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की न सिर्फ साख बढ़ेगी बल्कि पार्टी के अंदर भी उनका कद और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व पे कोई भी सवालिया निशान नहीं लगेगा। वही बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं तो एक सीट आ रही है, लेकिन दूसरी सीट जिस तरह से खबरें आ रही कि शायद किसी दलित को जो है दूसरी सीट पे उतार कर और भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति जो एक ऐसी बना रही है कि जिसमें शायद कांग्रेस को जो है वो धक्का लग सकता है। अगर उसमें वो सफल हो गई तो 2023 के चुनाव के अंदर वो अधिक ऊर्जा के साथ जाएगी और वो ये मैसेज दे देगी कि राजस्थान के अंदर जो जनता है और जो विधायक है वो मौजूदा सरकार के साथ नहीं है, इसलिए देखिए हमने दूसरी सीट जीत ली। कामयाब होने के लिए रणनीति दोनों ही पार्टियों की जो है वो साख दांव पर है। श्वेता जी, मैं 2 पॉइंट्स पे थोड़ी सी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि एक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनिता जी कह रही थी कुमार विश्वास के आरोपों को लेकर के। मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी के पास आरोप हैं और संगीन आरोप हैं तो उनको जाना चाहिए थाने में, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। अगर हिम्मत है किसी में आरोप लगाने वालों में तो वो जाएं और सरकार के सामने जाएं और कोर्ट के सामने जाएं।
तो ठीक है, मैं ठीक है, आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के राजनीतिक चलिए, आरोपों का कोई राजनीति के आरोपों में कोई एफआईआर दर्ज ठीक है, नहीं हम तो होती। राज्यसभा में बात कर रहे हैं सर। नहीं नहीं श्वेता, राजनीति के आरोपों में कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। आरोप है, राजनीतिक आरोप आरोप लगते नहीं थे। हैं, आप जो राजनीतिक आरोप नहीं है थे आप वो। उनका स्पष्टीकरण दीजिए। राजनीतिक सब पर आरोप आरोप नहीं लगते थे। हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होगी नहीं होगी, ये नहीं, भी एक आरोप राजनीतिक है। आरोप नहीं, वो दूसरे, जी। मैं पंजाब के आरोपों की बात कर रहा हूं। अब और दूसरी बात, हम लोगों को ये देखना है कि आने वाले राज्यसभा के चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा गुट बिकता है कांग्रेस के सामने और कौन सा कांग्रेस का चलिए, गुट वो तो आने बिकता वाला है वक्त बताएगा और उसी का इंतजार भी बीजेपी कि के आखिर सामने। जीत किसे ये मिलती है और सिर्फ कैसे मिलती देखने है। का खेल वक्त है। क्योंकि खत्म हो इसके चुका है। अलावा- बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हर सीट पर गुड़ा भाग शुरू हो चुका है, सबकी अपनी अपनी रणनीति और रणनीति से जीतने के लिए। लेकिन उससे ज्यादा अहम ये रहेगा कि आखिर वो नाम कौन से होते हैं, कैंडिडेट किसे फाइनल किया जाता है, किसे राज्यसभा में भेजने की तैयारी कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। और उससे अहम ये रहेगा कि जातीय समीकरण कितना अहमियत यहाँ पर रखने वाले हैं। नेशनल लेवल पर कौन सा नाम है जो राजस्थान से राज्यसभा पे जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि नॉमिनेशन स्टार्ट है, नॉमिनेशन शुरू होगी जब कल से, तो उसके बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी, कैंडिडेट क्लियर होंगे और उसके बाद ये गणित चलेगा कि आखिर कैसे जिताया जाए, कैसे विधायकों को साथ लाया जाए और कैसे राज्यसभा की सीट अपने झोली में डाली जाए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कांग्रेस के अंतर्द्वंद के कारण से हम अपनी रणनीति समय पर प्रकट करेंगे।